अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। आलमी मीडिया में चलने वाली खबरों के मुताबिक किसी भी लम्हे अमरीका इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमलावर हो सकता है। सेंटकॉम कमांडर इसराइल के आला फौजी क़यादत से मुलाकात मिडल ईस्ट की ख़राब होती हुई सूरत हाल में अहमियत की हामिल है। दिफाई माहिरीन और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक खित्ते में अमरीकी बहरी बेड़ों, स्ट्राइक ग्रुप्स, बम्बार तैयारों, स्टेल्थ फाइटर जेट्स और ईंधन फराहम करने वाले टैंकर्स तैयारों की गैर मामूली नकलो हरकत की ये जो बात है ना, वो इस अमर की जानिब इशारा कर रही है कि वाशिंगटन किसी भी मुमकिना अस्करी ऑप्शन के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार रखे हुए है। इत्तलात के मुताबिक अमरीका ईरान के खिलाफ बंकर बस्टर बम, तवील फासले तक मार करने वाले मजाइलों, स्टेल्थ बम्बार B-2, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और खित्ते में मौजूद इत्तेहादी फ़ज़ाई अड्डों को फ़ाल बना चुका है, जबकि इसराइल, कतर और दीगर ममालिक में दिफाई अलर्ट भी बढ़ाया जा चुका है। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो ईरान ने खतरात के पेश नज़र आला तरीन क़यादत को इंतहाई महफूज ज़ेर ज़मीन बंकर में मुंतकिल कर दिया है और तेहरान का ये मौक़िफ़ है कि इस नए दिफाई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनको जानबूझकर खुफिया रखा जा रहा है ताकि मुनासिब वक्त पर दुश्मन को हैरान किया जा सके। जितने भी डील, जितने भी मुआहिदे हो रहे हैं उनको ईरान अभी एक्सपोज नहीं कर रहा है, डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। और आखिर में यहाँ पर सवाल ये है कि अगर अमरीका माहौलियाती तब्दीली जैसे आलमी मामलात और अक़वाम मुत्तहिदा के मुतअद्दिद प्रोग्राम से अपने फंड्स वापस ले सकता है, तो फिर अरबों डॉलर मालियत के हथियार, बहरी बेड़े और फ़ज़ाई असासे ईरान के करीब मुंतकिल करने पर इतना बड़ा खर्च क्यों किया जा रहा है? अगर यह हमला मकसूद नहीं तो फिर इतनी वसी और महंगी फौजी तैयारियों का आखिरकार मकसद क्या है? ये तमाम सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। इन पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन बट, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान और मेरे साथ मौजूद हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद चिश्ती साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। अमरीका के हवाले से शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान पर हमला होगा और ये हमला वीकेंड पर ही कर दिया जाएगा। साथ ही साथ होगा कैसे, किस तरह किया जाएगा, डिफेंस सिस्टम कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके पास अंदर की खबर क्या है वो हमसे शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया मनीज़ आपका और व्हाट्सएप का आपने इनवाइट किया। देखिए, अभी तक जाहिर है ये तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक साल के अंदर अब नोन है। पिछले 4 साल का टेन्योर देखें, वो भी थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल था, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल ऐसा है। और मेरा जानना ये है कि तकरीबन ये जो साल उन्होंने हुकूमत की है, ये अनप्रडिक्टेबिलिटी को एज स्ट्रेटेजिक टूल या वेपन यूज़ करते हैं। अनप्रडिक्टेबिलिटी का मतलब ये है कि वो कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, कह देंगे तो डिले कर देंगे, यानी दूसरे पार्टी को या उनका ओपोनेंट होता है उसको गैस वर्क पर रखते हैं। आपने नोट किया कि ज़ुबान जो आमतौर पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं या स्टेट्समैन होते हैं वो मसलों के हल के लिए यूज़ करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प यूनिक, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट पहले अमेरिका के आए हैं, कोई यूनिकनेस की बजाय वो एक मसले को क्रिएट करने के लिए, मैसेज करने के लिए, थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज करने के लिए, then you solve the problem, कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी है। First you create the problem, then you solve the problem. जी। तो पहले देखिए, प्रेसिडेंट, सारे अमेरिका का प्रेसिडेंट बहुत मजबूत होता है, हमेशा से रहा है। वो क्लोज डोर तो इस तरह की लैंग्वेज यूज करते आते होंगे, आई एम श्योर, लेकिन आउटडोर कभी किसी को पता नहीं होता था कि किस लीडर की कितनी इंसल्ट हुई है, कितना एम्बैरस किया गया है उसको इंडोर में। अब वो पब्लिकली आपने देखा है। और चले थर्ड वर्ल्ड को करते रहे हैं, बाकी मुल्क तो यूज टू होते हैं, जो तीसरे मुल्क के ममालिक होते हैं या डेवलपिंग होते हैं। अब अपने एलाइज को, नेटो को, यूरोप को, कनाडा को, कोई लीडर उन्होंने छोड़ा नहीं है जिसको। तो ये जो आप पूछ रहे हैं किस तरह का हमला होगा, एक तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी इटसेल्फ ही टूल है। प्रेसिडेंट ट्रम्प मेरा ख्याल है 3 तरह की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। पहला, वो वर्बल अटैक करते हैं और दूसरे को गैस वर्क पर रखते हैं। नंबर 2, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट फोर्सेस कर दिए हैं मरीज, जिस तरह आप कह रहे हैं। उनकी एग्जीक्यूशन क्या करनी है डिपेंड करता है। ये मिलिट्री टर्म में हम इनको कहते हैं ब्रिंकमैनशिप, यानी कि पहले आंख कौन झपकता है डर की वजह से। तो जाहिर है अगर ईरान झपक जाएगा पहले आंख, तो वो शायद वो अपना मनवा लेंगे। और अगर वो ना डरा, जो कि ईरानी नहीं लग रहे कि डरेंगे, और वो बेटर प्रिपेयर्ड भी हैं। जो लास्ट टाइम अटैक हुआ था जून 2025 में, हम सब रिकॉल करें, उसके अंदर ईरान को या तो वार्निंग बिल्कुल नहीं दी गई थी, बहुत सारे सरप्राइजेस दिए गए थे, बहुत सारे एलिमेंट ईरान के खिलाफ चलते थे उस वक्त। मसलन एयर डिफेंस नेटवर्क को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, कंप्लीट जैम कर दिया गया, ईरान उससे संभल नहीं पाया, एयरफोर्स उनकी थी नहीं, दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा और सबसे ज्यादा खतरनाक ये था कि मोसाद के बहुत से एजेंट्स पेनिट्रेट करके वेल इनटू द एयरलैंड स्पेस, जमीन पर
मौजूद थे वहां ईरान के अंदर। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, अमित शाह एलियाहू ये इनके हेरिटेज मिनिस्टर हैं इजराइल के, और न्यू ईयर पर उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट करके अपने क्या कहते हैं तमाम ईरानियों को और जो मुसायद के लोग ईरान में मौजूद हैं उनको हैप्पी न्यू ईयर। ये इस साल 2025 की महीना भी नहीं अभी हुआ, ये देखिए। और मैं ये सिर्फ पॉम्पियो थे फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के, उन्होंने क्या कहा अपने एक मैसेज में, और उन्होंने कहा कि जब 2025 का मार्का हुआ था उस वक्त भी हमारे लोग मौजूद थे इजरायली, और आज भी जो मुजाहरे हो रहे थे उसमें कहा आज भी हमारे मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि ईरान के उस वक्त बड़े डिसएडवांटेज थे। अब उसने मुझे लगता है काफी हद तक इन चीजों को डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर जो थे इंटरनली उन पर काबू पा लिया होगा। एसेट्स भी बढ़ाए गए हैं, अपनी स्ट्रेंथ को रीबिल्ड किया होगा। लेकिन आपका क्या ख्याल है, जिस तरह वेनेजुएला में अमेरिका ने कॉम्बोब्यूलेटर का इस्तेमाल किया, क्या ईरान पर भी कुछ इसी तरह का हरबा अपनाया जाएगा? ईरान का केस मनीज़े बहुत मुख्तलिफ है वेनेजुएला की निस्बत, क्योंकि वहां पे फुट ऑन ग्राउंड करना निस्बतन आसान था, पहली बात। दूसरी बात जो है वो ईरान एक हिस्टोरिकली 3-4 हज़ार साल पुरानी उनकी तहजीब है, ये वेनेजुएला नहीं है। यहाँ पर यूनाइटेड हो जाते हैं लोग। यहाँ पे हम एग्री करेंगे, मैंने बड़े तज्जिए पढ़े तो ईरान की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस पर कोई शक नहीं कि परेशान है, इकोनॉमिक की वजह से, सोशल रिफॉर्म्स की वजह से, जो भी है। लेकिन एक बात क्लियर है कि वो जितने, अगर मैं 90% भी कह दूं ना, मैं एक तर्जिया पढ़ रहा था कि 95% परेशान है। 95% लोगों को फिर ये नहीं पता कि हमारा अल्टरनेट क्या है, जिसका मतलब ये है कि जो ही उनको एक्सटर्नल थ्रेट मिलेगी वो यूनाइटेड हो जाते हैं। बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो वो यूनिटी में भी हेल्प करती हैं। जैसे सैंक्शंस है उसके खिलाफ गया, देखिए सैंक्शंस लगाई अमेरिका ने तो दो तरह होती है सैंक्शन। एक होती है लोग बुनियादी तौर पर सैंक्शन लगाई जाती है कि लोगों को परेशान किया जाए, लोग प्रेशर में लाएं और आए और हुकूमत को तब्दील कर दें। लेकिन हुकूमत पर भी होता है, जाहिर है वो डिलीवर नहीं कर पाती क्योंकि सैंक्शन होते हैं। साहब आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन एक बात जो मुझे हैरत में मुब्तला कर रही है उसका जवाब मैं वकार खान साहब से लेना चाहूंगी। सर आप मुझे बताएं, खालिद चिश्ती साहब कह रहे हैं कि जहां थ्रेट हो वहां पर सब यूनाइट हो जाते हैं, लेकिन अभी भी अगर सूरत हाल का बागौर जायजा लिया जाए तो तुर्की हो, चीन हो, उन्होंने मिलकर ईरान को वार्न किया है अमेरिका के थ्रेट के हवाले से। तो क्या अब की बार ये महज सिर्फ वार्न ही किया जाएगा ईरान को, या बाज़ाब्ता तौर पर ईरान की मदद के लिए भी कोई आएगा? आई थिंक इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो शायद ना हो, और होती भी नहीं है, बिकॉज टर्की के अपने इंटरेस्ट हैं, वो नेटो के मेंबर भी हैं। बट डेफिनेटली जो यहाँ पे डिस्कोर्स हो रहा है थोड़ा उस पर मैं बता दूं कि इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड इन तुर्किया कि अगर ईरान खुदा न खास्ता फॉल करता है तो उसके दो वेक्टर बनेंगे, एक पाकिस्तान की तरफ मूव करेगा लेटर ऑन और एक तुर्किया की तरफ। तो इट्स बीइंग टेकन एज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। एक तो यहाँ ये बड़ी क्लैरिटी है। चाइना की डेफिनेटली इंटरेस्ट है, $400 बिलियन की इनकी इन्वेस्टमेंट है और जो डिफरेंट फेजेस में आनी है। और अगर ईरान फॉल करता है तो समझ लें फिर हाइड्रोकार्बन हब जो है मिडल ईस्ट का वो बाय एंड लार्ज अमेरिका के और ज़ायनिस्ट के कंट्रोल में होगा, विच चाइना एंड रशिया वुड नेवर लाइक। तो ये आई थिंक कुछ ग्राउंड रियलिटीज है। अभी इसमें 3 सिनेरियोज बन सकते हैं। वार्निंग देखें आर बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी। जब आप बिल्डअप करते हैं, जिस तरह ये आई थिंक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जब चला था साउथ चाइना सी से, इट हैड टू टेक 1 वीक, और 1 हफ्ते पहले की बात है। अभी प्रॉब्ली वो इस पोजीशन में आ गया है कि वो स्ट्राइक कर सकते हैं। बाय एंड लार्ज रेड सी और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के नज़दीक या नॉर्थ अरेबियन सी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हमेशा रहते हैं यूएस के। एक तो ये आई वुड से कि एक यूजुअल डिप्लॉयमेंट है, ऑल्दो इस वक्त चूंकि उनकी नेवी कमिटेड थी वेनेजुएला की तरफ, तो यहाँ पे उनको बीफ अप करना पड़ा। अदरवाइज इनकी जो टास्क फोर्सेज हैं जिसके अंदर यूके की है, ऑस्ट्रेलिया की है, अगर आप नक्शा देखें तो नॉर्थ अरेबियन सी, रेड सी और मेडिटेरियन भरा होता है जहाज़ों से। इसमें चाइना की अपनी वहाँ पे नेवी रहती है। तो एक कैपेबिलिटी बिल्डअप है। इसका मतलब है कि दे वुड लाइक कि अगर डोनाल्ड ट्रंप फाइनली डिसाइड करते तो स्ट्राइक कर सके। अभी इसमें 3 सिनेरियोज पे बात हो रही है। नंबर 1, इट इज बेसिकली सेबर रैटलिंग, मैक्सिमम प्रेशराइज किया जाएगा और शायद ईरानी गवर्नमेंट को मजबूर किया जाए कि वो दोबारा जो है डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाएं, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें, और इस तरीके से वो क्योंकि अभी इंटरनल प्रेशर भी है गवर्नमेंट पे। दूसरा ये है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक की जाए जिसमें लीडरशिप हो या मिलिट्री के बड़े कमांडर्स हैं और उनको टारगेट करके दोबारा इंसाइट किया जाए वायलेंस को, और उसके बाद शायद रजीम चेंज की तरफ जाए। लेकिन उसके लिए आई थिंक इतनी इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, बिकॉज जिस तरह आई थिंक एक चिश्ती बता रहे हैं कि ऑलरेडी ईरान इज प्रिपेयर्ड, ये सरप्राइज नहीं होगा। उन्होंने एक तो मिसाइल पावर जितनी भी आई थिंक वो फील कर दी है, एंड दे विल बी इमीडिएटली स्ट्राइकिंग, बल्कि कह रहे हैं शायद वो प्रीएम्प्ट करें, तो उससे आई थिंक चीजें और बिगड़ जाएंगी। और तीसरा है कि ऑल आउट वॉर में चले जाएं, उसमें खुदा ना खास्ता यू कैन हैव ईरान लाइक सीरिया ऑन स्टीरॉइड,
कि उसमें आई थिंक काफ़ी सारी कौमियतें हैं जिनको फील्ड में लाया जाए और लड़ा के इसको खुदा ना खास्ता मुकम्मल तौर पे आप कह लें कि सही। केवल वॉर की तरफ ले जाया जाए। लेकिन तो एक all बात told, I खालिद think चिश्ती ये साहब ने तीन बड़ी scenarios खूब की बन है सकते हैं। कि ईरान तैयारी करके बैठा हुआ है और वो किसी किस्म का सरप्राइज दे सकता है। ईरान को सरप्राइज किया जाए ये बात थोड़ी अजीब होगी क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी अपनी तमाम तैयारी के साथ मौजूद है पर्शियन गल्फ में भी और ईरान को घिरे हुए है। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ईरान इन तमाम थ्रेट्स के पेश नज़र अपनी सुप्रीम जो क़यादत है, सुप्रीम लीडर है, उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुका है। और इस हवाले से आपके पास क्या खबर है वो बताएं, क्या वो मकाम कहाँ करके है या जो भी मामलात हैं इसके? दुरुस्त कह रही हैं काबिल एहतराम। सबसे पहले तो इसका बात को आपको 3 एंगल पहले पीछे जाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा 13 जनवरी 2026 में, जब ट्रंप ने अपने एक्स पर वाज़ेह तौर पर कहा कि एहतजाज जारी रखो, अपने इदारों पर कब्जा कर लो, मदद आ रही है, मदद रास्ते में है। ये एक उसका सुल्तान रही स्टाइल एक पहला बयान आया ट्रंप का एक्स पर। दूसरा, फिर वही ट्रंप पीछे हटता है और कुछ अरब रियासतें जो हैं वो सफारती दबाव डालती है। दबाव डालने पर वो 2 स्टेप आगे जाने की बजाय पीछे आता है। अच्छा, इसका तीसरा पहलू ये देखें कि अगर उसको भी पता है कि अगर उसने हमला कर दिया और हमले के नतीजे में ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर दी तो तशद्दुद होगा, तो कुछ अमरीकी जाबाक हो जाएंगे। और एक अमरीकी भी मर जाए ना तो अमरीकियों के बारे में नहीं है, ये पाकिस्तानियों का स्टाइल है। शहादतें देती है, माँ कहती है एक मुंडा शहीद हो गया मेरा और बाकी 2 भी ले जाओ, इनको भी पाकिस्तान पर शहादत कर दो। ये स्टाइल सिर्फ हमारे पाकिस्तान में है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पाक फौज में है कि हमें शहीद होकर हम लोग खुश होते हैं। अच्छा, वापस आता हूँ उस बात पर। अब जो इंटरनेशनल मीडिया है वो कह रहा है, उसको पता है, जैसे कि अभी एयर कमांडोर साहब ने बात कही, बड़ी खूबसूरत बात थी कि पहले आंख कौन झपकता है, यानी ये एसाब की जंग है, ये फुट की जंग नहीं है। जिसके एसाब मजबूत होंगे वो जंग जीतेगा। ट्रंप जो है वो एसाब तोड़ रहा है ईरान के, अभी तक तो वैसे वो नहीं तोड़ सका, लेकिन बात यही है जैसे उन्होंने फरमाया कि जनाब वहाँ पर वो कुछ बंदे थे जिनको उन्होंने क्रिसमस पर मुबारकबाद दी। दुरुस्त बात है, और मैं इस प्रोग्राम की वसातत से हुकूमत से ये कहता हूँ कि खुदारा ये जो ईरान में हो रहा है इसको कंसिडर करें और देखें कि ईरान में इस वक्त क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ईरान तगड़ा है, ईरान इतना कमज़ोर नहीं है, पाकिस्तान का इस वक्त भाई है। अब वो कहते हैं ना कि वो फलाने बंदे ने वो दोस्ती बहाल हो गई, वो भारत वाला काम खत्म हो गया, जो उसके साथ उसकी पिंगे थी, ईरान को समझ आ गई कि यार ये भारत दोस्त नहीं है किसी का। आखिर बिल आखिर वो पाकिस्तान के साथ आके जुड़ गया, हम भी उसके साथ है। लेकिन सवाल ये है कि हमें सबक सीखना होगा कि अगर ईरान में मीर जाफर मीर सादिक थे तो खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में हैं तो उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाए। खालिद चिश्ती साहब, ईरान ने लास्टली जिस तरह से काउंटर किया था इजराइल को, वो हम सब ने देखा। आयरन डोम टोटल फ्लॉप हो चुका था। अब की बार ईरान के पास क्या स्ट्रैटेजी है इस अटैक को काउंटर करने की, जिससे कि अभी तक के वो सरप्राइज के तौर पर खुफिया रखे हुए हैं? देखिए मनीज़, पहले मैं थोड़ा सा ये लिंक कर दूं कि क्या पॉसिबिलिटी है इसको हमला होने की। नंबर 1, ये पिछली मसला ये आ रहा है इस वक्त, मुझे ये लगता है कि जो इजराइल है वो तो डेफिनेटली चाहता है कि रजीम चेंज हो जाए। यहाँ पे जो इख्तलाफ थोड़ा आ रहा है वो अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू में है और मिडल ईस्ट के जो दोस्त ममालिक या नेबरिंग मुल्क हैं उनमें है। इजराइल तो 100% चाहता है कि रजीम हटे, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये खतरा है कि अगर ये रजीम हट गई तो इससे ज़्यादा कोई एक्सट्रीमिस्ट या इतना इंस्टेबल ईरान ना हो जाए कि फिर उसकी किसी भी कंट्रोल में ना रहे। अरब मुल्कों को ये खतरा है कि रिटेलिएशन तो यहाँ होनी है। एक चीज़ नोट करें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया में इस वक्त 702 एयर बेसिस या सैटेलाइट्स हैं अमेरिका के, पूरी दुनिया में आउटसाइड अमेरिका 702। रूस के सिर्फ 5 हैं और जिबूती में चाइना का सिर्फ 1 है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल एक्सपेंशन जितनी अमेरिका ने की है, अमेरिका खुद उतना वल्नरेबल है बिकॉज उसके फुटप्रिंट और फिजिकल ट्रूप्स हर जगह मौजूद हैं। तो जो रिटेलिएशन होगी वो बड़ी खतरनाक हो सकती है। पहले ही आपने खुद ही पॉइंट आउट किया कि तल अवीव में डिप्लोमेट्स भी 5 दिन बंकर्स में रहे थे। 1 करोड़ पॉपुलेशन पहली दफा इनसिक्योरिटी का शिकार हुई। उन्होंने रियलाइज किया कि जब बॉम्ब गिरते हैं तो कैसा महसूस होता है। तो इस दफा वो एलिमेंट ऑफ कंफर्ट मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि लास्ट जंग में हुआ ये था, अगर ईरान की तो कोई मिथ नहीं टूटी थी,
इम्प्रेग्नेट होने की। इसराइल का लोग समझते थे कि ब्रीचेबल नहीं है, वो पेनिट्रेट नहीं हो सकता, एयर डिफेंस रोक लेगा सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है साख पॉइंट ऑफ व्यू से इसराइल को ज्यादा नुकसान हुआ था। अब का सवाल कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट करेंगे क्या, मुझे ये लगता है कि अभी भी उनमें कंसेंसस ये नहीं है कि अगर ये हमला करेंगे तो उसका काउंट। देखिए, वॉर जब भी करते हैं मनीजे, उसका एक वॉर ऑब्जेक्टिव होता है, उसका टेक होम ट्रॉफी होनी चाहिए। कोई ट्रॉफी पिछली दफा सिर्फ ये उन्होंने कह दिया था कि हमने सारे न्यूक्लियर प्लांट उड़ा दिए हैं, और मैं उस वक्त से कह रहा हूं कि न्यूक्लियर प्लांट कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाता, नॉर्मल ये पर्पस बिल्ड होते हैं, इनको आप एक स्ट्राइक में नहीं मार सकते। इस तरह जरूर डैमेज करते हैं कैपेबिलिटी, लेकिन इस तरह नहीं डैमेज कर सकते कि आपके हमने 40 साल पीछे धकेल दिया ईरानी प्लांट्स को। एक बात अभी भी, अगर इनकी सबसे बड़ा चैलेंज यही है, फुट ऑन ग्राउंड नहीं कर सकते, न्यूक्लियर उस तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। एनपीटी का पहले ईरान ने थ्रेट किया हुआ है कि अगर आपने मुझे हमला करने की कोशिश की तो मैं निकल जाऊंगा। एनपीटी का मतलब ये है कि मैं इंस्पेक्शन भी नहीं कराऊंगा। जो एनपीटी साइन नहीं करते उसमें चंद मुल्क हैं, सूडान है, पाकिस्तान है, इजराइल है, ईरान है, जिन्होंने साइन नहीं किया हुआ। ठीक है खालिद चिश्ती साहब, यानी आपके कहने का मतलब है कि ईरान अगर अभी तक ताउन कर रहा है हर एतबार से, के बावजूद उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं कि जो भी आप सूरत हाल देख रहे हैं, ईरान के अपने अंदर प्रोटेस्ट कर दिए गए, थ्रेटन ही किया जा रहा है ना कि अगर वो ताउन नहीं करता तो फिर उसको तहस नहस कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान भरपूर मुकाबला करने की इस्तात रखता है और वो किसी भी किस्म का सरप्राइज देने के लिए हर वक्त तैयार है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और एक और थ्रेट दिया गया है अमेरिका की जानिब से कनाडा को, वो क्या है इस पर बात करेंगे। नाजरीन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। चीन के साथ तजारती मामलात को आगे बढ़ाने पर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि अगर कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ये समझते हैं कि वो कनाडा को चीन के लिए एक ड्रॉप ऑफ पोर्ट बनाकर देंगे जहां से चीनी मसनूआत अमेरिका में दाखिल हों, तो वो सख्त गलत फहमी में मुब्तला हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर कनाडा चीन के साथ मुआहिदा करता है तो अमेरिका में दाखिल होने वाली तमाम कैनेडियन अशिया और मसनूआत पर फौरी तौर पर 100% टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका टैरिफ को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, वैसे ही दुनिया को वर्ल्ड ऑर्डर भी तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही में हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे कि दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन की जो पहली मर्तबा नुमाइश हुई है या मंजर आम पर, वो क्या है और कहां पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन मेरे साथ ब्रिगेडियर वकार खान मौजूद हैं। सर, आप भी देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरह ब्लंट होकर कनाडा को एक धमकी सुना रहा है। उससे पहले हमने देखा कि यही फॉर्मूला अमेरिका ने इंडिया के ऊपर आयद किया, टैरिफ को बढ़ा दिया, 50% तक ले गया। लेकिन अब कनाडा के साथ भी वो यही कर रहा है। वजूहात क्या हैं ये सब करने की? अमेरिका को आखिर खौफ किस बात का है? जी, आज सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि गवर्नर कार्नी जो है, इज नॉट इवन कॉल्ड इन प्राइम मिनिस्टर। सो इसका मतलब है कि जो आई थिंक बिटरनेस है वो बड़े हाई पिच पे है और इस पे रिटोरिक है। लेकिन कुछ चीजें बड़ी फंडामेंटल हैं जो टाइम रिटोरिक में लोग भूल जाते हैं कि अमेरिका ने भी मोनो डॉक्ट्राइन को जो है वो दोबारा रीस्टैब्लिश कर दिया है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। वेस्टर्न हेमिस्फीयर फॉर द ऑडियंस इज ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका से लेकर नीचे चिली तक, यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका जो, और उसमें दे वांट कि उनकी ईमानदारी होगी जैसा पुरानी मोनो डॉक्ट्रिन थी, और किसी को उसमें से पावर बढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। तो एक तो ये है। लेकिन आई थिंक चीजें बहुत चेंज हुई हैं। अगर आप देखें जो बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर थे परसों, आई थिंक डवॉस में उनका भी एक डिस्कशन में उन्होंने कहा जी के कोटिंग ग्रामास्की के अगर जब ट्रांजिशन होती है बिटवीन बिग पावर्स जिस तरह भी हो रही है, तो फिर इधर यू कैन बिकम अ मास्टर या फिर आप फ्रेंड होते हैं। सो देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो उसने कहा ट्रम्प को फिर चॉइस लेनी पड़ेगी कि ही वांट्स टू बी अ मास्टर, और ट्रांस अटलांटिक जो लेट्स से अलायंस है ये टूट सकती है 80 साल बाद। सो आई थिंक थिंग्स आर एट वेरी हाई स्टेक। और लेकिन मेरी इसमें एक अपनी असेसमेंट है कि रिटोरिक भी चलेगा, बिकॉज देखें ट्रांस अटलांटिक जो अलायंस है ये आई थिंक बड़ी प्रिजर्व की गई और इसमें सबका सर्वाइवल है, वेदर इट इज अमेरिका, कनाडा या यूरोप जो है। और अगर ये टूटता है तो उसमें बिग विनर्स विल बी रशिया, चाइना, और यूरोप भी सफर करेगा, बिकॉज शायद जो है आई थिंक ले दे के एक स्टेज पे कोई आई थिंक रिकंसिलिएशन हो जाए। बट सो फार ट्रम्प इज पुटिंग हिज फुट डाउन। वेनेजुएला में आपने देखा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को वो गवर्नर कार्नी कह रहे हैं, ग्रीनलैंड पे क्लेम बनाया, फिर कुछ डेमोग्राफिक रीजन भी है आई थिंक। इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर इन द मेन्यू। जी तो ये भी आई थिंक एक बड़ा पुराना फिक्रा है जो उन्होंने आई थिंक रिपीट किया है कि अगर आप नहीं बैठते हमारे साथ नेगोशिएट नहीं करते। लेकिन अभी आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन की आ रही आई थिंक जो कमीशन की चेयर पर्सन है, शी इज कमिंग टू इंडिया,
उसके लिए अपना इनके रिपब्लिक डे पे शायद चीफ गेस्ट है, तो वहाँ भी कुछ आई थिंक सिग्नलिंग होगी कि हमारे पास बड़ी चॉइसेस हैं। बट ऑल टोल्ड आई थिंक वेस्ट इज इन डिक्लाइन, और आई वुड से कि ये एक ऐसी सुपर पावर जो डिक्लाइन कर रही है, उसके लास्ट शॉट्स हैं। इट विल टेक अ वाइल, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि ये ट्रांजिशन है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पीरियड। लेकिन इसमें जो मिडिल पावर्स हैं, पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट है, इंडोनेशिया, यहाँ बड़ी स्पेस क्रिएट होगी और हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, यानी कि अमेरिका आखिरी हरबे अपना रहा है, अपनी आखिरी शॉट्स खेल रहा है। लेकिन ऐसे में खालिद चिश्ती साहब, आप देखें कनाडा को बोर्ड ऑफ पीस से भी निकाल देना, क्या इख्तलाफ राय को अमेरिका ने इस तरह से कंसिडर किया है, इस तरह से वैल्यू किया है? यूं तो ये तासुर जा रहा है कि जो बड़ी ताकतें हैं वो टैरिफ को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अलाइज के, अपने पुराने अलाइंसेस के। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा? ये मुनीज़े देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प को पहले उनकी जो अप्रोच जो है, स्ट्रैटेजी है, उसको समझने की ज़रूरत है। मेरा मानना ये है कि वो जाहिर है उनकी तो स्ट्रैटेजी और उनकी तो पॉलिसी उनके अपने मुशीरों को समझ नहीं आएगी, जो रात में और दिन में और होती है। खालिद चिश्ती साहब जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन उनके दिल में एक सेल्फ रिकग्निशन, वो मेरे को लगता है अपने आप से बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं कि भाई मुझे अवार्ड नहीं दिया गया, अवार्ड देने पे नाराज है, नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, मुझे रिकग्नाइज नहीं किया गया, दुनिया ने मेरी कदर नहीं की, तो उनको कदर करवाने का बड़ा शौक है। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि ये सेकंड उनकी टर्म है, जिसमें से जाहिर है 4 साल पिछले, 1 साल ये गुजर गया, 5 साल गुजर गए, 3 बाकी रह गए हैं, अगली वो बन नहीं सकते सदर। तो मुझे लगता है वो एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि अमेरिका के इतने प्रेसिडेंट गुजरे 200-250 साल जो उनकी तारीख है, उसके अंदर 2-3 सदरों को याद रखा, सदूर को याद रखा जाता है। वो कैसे, वो ल्यूजियाना और अलास्का जिन्होंने लेकर दिया था ना, उनको बड़ा समझा जाता है कि बहुत कामयाब सदर थे। तो मुझे लगता है, मेरा अपना तर्जिया ये है कि वे ग्रीनलैंड को अमेरिका को लेके दे के चाहते हैं कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बड़ी जगह मैं कैप्चर करूं, सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल, मिनरल्स, ऑयल, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यूएसएसआर, जो उस जमाने में यूएसएसआर होता था, उस वक्त से कोशिश कर रहे थे इस पर कब्जा करने की, नहीं ले सके, वो मैं किसी तरीके के अमेरिका के हवाले करके दे दूं। और हम लोग भूल जाते हैं कि अमेरिकन ने खुद दिया था 1946 वर्ल्ड वॉर के बाद, अमेरिका ने के कब्जे में था ये ग्रीनलैंड। डेनमार्क ने वापस मांगा कि नहीं दिया गया, फिर 1948 में उन्होंने $200 मिलियन उनको ऑफर किए थे अमेरिका को कि हमें वापस कर दें, नहीं हुआ। फिर 1951 में जब नेटो बनी तो उसमें ये ट्रेड ऑफ हुआ था ग्रीनलैंड, वो तो डेनमार्क को वापस कर दिया गया था ओरिजिनल। तो मैं कह ये रहा हूं कि अब वो समझते हैं कि क्योंकि हमने खुद दिया था 50-60 साल पहले, 70 या 80 साल पहले, तो ये तो हमारा ही था, सिर्फ उधार दिया था, हालांकि ओरिजिनली भी डेनमार्क का था। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे लगता है वो एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। वो समझते हैं, उनका ख्याल है कि शायद मेरी कदर, जब तक मैं जाऊं, मैं इतना पॉपुलर हूं, मैं इतना मोस्ट वेल रिस्पेक्टेड हो जाऊं, और कनाडा जैसे मुल्क को भी थ्रेट कर रहे हैं। और मैं दिलचस्प बात एक कनेक्ट करता चला हूं हिस्ट्री से भी। कायदे आजम से 1946 में किसी ने पूछा था कि आप हिंदुस्तान से अलग होकर किस तरह का रिलेशन रखेंगे, दो मुल्क, इंडिया और पाकिस्तान। और पाकिस्तान की मिसाल दी थी इंडिया पाकिस्तान की अलहदगी की। कायदे ने कहा था अमेरिकन लोगों को 4 जुलाई को उनके नेशनल डे पर एक मैसेज भेजा था कायदे आजम ने, और बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया था। उन्होंने कहा हम ऐसा मुल्क चाहते हैं कि 2 मुल्क इंडिया और पाकिस्तान क्लोज नेबर में रहें, ऐसे ही जैसे कनाडा और अमेरिका रह रहे हैं। यानी मिसाल दी थी कायदे आजम ने कि इतना खूबसूरत रिलेशनशिप है। तो आप देखिए 80 साल में उस हालत क्या हो गई है कि थ्रेटनिंग लैंग्वेज है, जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने तकरीर की है कनाडा के, वो एक तारीख का हिस्सा बन चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का पहले जो कोई माइंड रीड करेगा वही सबसे कामयाब तर्जीह निगार होगा। तो कैनेडियन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे? मुनीज़े, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने जा रहा, मैं एक फ़ायदा लेना चाहता हूँ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब से। खान साहब, आपने ज़रा गौर किया वेनेज़ुएला में जो काम हुआ, मादुरो के साथ गिरफ्तारी पे सब कुछ, वो सुलेमानी टोपी पहन कर आए और उन्होंने सबको कुछ संगा दिया, उन्होंने सबको बेहोश कर दिया, सदर भी ले गए, उसकी बुढ़ी भी ले गए। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो कनाडा जो है वो चीन के साथ 100% टैरिफ। तीसरी जानिब अगर आप गौर करेंगे तो ट्रंप कह रहा है कि मैं आपके F-16 को अपग्रेड करने जा रहा हूँ। मैं आपसे सादा सा सवाल, अपनी आवाम मुझसे पूछते हैं, मुझे आप गाइड फरमा दे कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है? पूरी दुनिया में कहराम मचा हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब हर तरफ तो यही हो रहा है। क्या मेरा मुल्क महफूज है
ये अमेरिका हमारे साथ को 2 नंबरी तो नहीं कर जाएगा। सादा सा सवाल है, सादा सा जवाब दे मैं दें। इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ। पाकिस्तान की हिफाजत में तो कोई शुबा नहीं है, लेकिन इस वक्त शुबा है तो कनाडा को अपनी हिफाजत का। सर उस पर रोशनी डालिएगा। और जी बाढ़ में जाए कनाडा जी, साडा कनाडा ना की तलक वास्ता, मैंने पाकिस्तान के मुतलक दसो जी। जी आई थिंक उसमें जो इंडिया में कमेंट्री आ रही है, उनकी एक आई थिंक सीजन्ड डिप्लोमेट है, उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छे कार्ड खेले हैं। इट हैज बीन एबल टू बैलेंस बिटवीन एन ओल्ड फ्रेंड चाइना, जो हमारा ओल्ड नहीं बल्कि आई वुड से कि टाइम टेस्टेड आयरन ब्रदर, एंड यूएस, और ये भी ट्रांजैक्शन से ज्यादा होगी। तो आई थिंक अप्रिशिएट, और जो जैसा मैंने कहा कि जो ये ट्रांजिशनल पीरियड है इसमें मिडिल पावर्स का रोल बढ़ जाता है। आपने देखा है पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की के अलायंस है, फिर इजिप्ट का है। इसी तरीके से इंटरनेशनल पावर प्ले में भी इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशनिंग। तो बड़ा अच्छा प्ले किया है। आई थिंक ऑफ कोर्स वी शुड बी कॉशियस, लेकिन ये है कि अगर आपको स्पेस मिलती है और आप दोनों साइड से फायदा उठा, दिस इज आई थिंक द ब्यूटी ऑफ डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी। इस तरीके से आप चलें, ऐसे नहीं इनको फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया जा रहा। आई थिंक चाइना के शायद जो है प्रेसिडेंट भी शायद नियर फ्यूचर में दौरा करेंगे। तो आप दोनों तरफ से आई थिंक फायदा उठाएं, प्लेस योरसेल्फ इन अ मैनर कि जो आई वुड से मल्टी अलाइनमेंट की जो नई आई थिंक पॉलिसी है। ठीक है वकार खान साहब, बट लेट मी गेट बैक टू द टॉपिक, और मुझे इस बारे में वाज़ेह कर दें कि कनाडा कितना थ्रेटेंड फील कर रहा है अब अमेरिका से। जी देखिए, उन्होंने जिस तरह स्टेप लिया है चाइना के साथ एक रपोस्मा भी किया है और डील की है। बाकी मेरे ख्याल में देखिए रिटोरिक चले गए। एक फैक्टर में थोड़ा सा टाइम दे दें, वो है कि अमेरिका दोबारा वांट्स टू बी इंडिजिनस, वहाँ पे प्रोडक्शन वापस लाना चाहते हैं। और टेररिस्ट का जो सारा आई थिंक आई डोंट थिंक सो कि इट्स ओनली प्रेसिडेंट ट्रम्प, इसके अंदर जो भी इस वक्त यूएस एस्टैब्लिशमेंट है, इनके एडवाइजर हैं, उनकी देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके लताड़ दिया सबको, ग्लोबलिस्ट को लताड़ दिया। तो एक पॉलिसी है कि अमेरिका फर्स्ट, सारी उन्होंने प्रोडक्शन वापस लेके आनी है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं। शायद रिटोरिक के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जो है कनाडा एडजस्ट करे और चीजें आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हो जाएंगी। लेकिन सो फार आप कह सकते हैं कि बिटरनेस इज वेरी हाई। ठीक है वकार खान साहब बहुत शुक्रिया, खालिद चिश्ती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन बात यह है कि कनाडा ने अपनी डायरेक्शन वाज़ेह कर दी है और उन्होंने चीन को एक बेहतरीन शराकतदार के तौर पर कंसिडर किया है, और इस वजह से अभी कनाडा काफ़ी मसाइल से दोचार है और हालात भी कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नाज़रीन अभी एक ब्रेक पर चलते हैं। खेल के मैदान में हालात किस तरह के हैं, क्या वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है कि खेला जाएगा नहीं खेला जाएगा, पाकिस्तान क्या फैसला करता है, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो गया है। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं सियासत ज़्यादा क्रिकेट किसी के मुफाद में नहीं है। सलमान अली आगा T20 वर्ल्ड कप के 15 रुकनी स्क्वाड के कप्तान मुकर्रर किए गए हैं और ऐलान करदा स्क्वाड में फ़हीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहबजादा फरहान, उस्मान तारिक, इब्रार अहमद शामिल हैं। हारिस रऊफ कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसके अलावा बाबर आजम, फ़खर जमान और मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगी या नहीं, इस बारे में फैसला अभी होना बाकी है और ये फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मशरूत है। शहजाद हुसैन बाट साहब, आप देखें कि गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीसीबी ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वज़ीर आज़म आएंगे तो फैसला करेंगे, लेकिन जो क्रिकेट है वो सियासत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? देखिए काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहबा, सबसे पहली बात तो ये कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने बाइकआउट करने की धमकी दी एक तरफ, साथ उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, वर्ल्ड कप स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया। मगर अगर याद रहे, वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान ने बाइकआउट की ऑप्शन ख़त्म कर दी है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आज मेरा ख्याल है इंग्लैंड के टाइम के मुताबिक 12 बजे का वक्त होगा जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ से फ्लाई करेंगे और आज ही रात को वो लेट नाइट पाकिस्तान पहुँचेंगे। जब पाकिस्तान पहुँचेंगे तो मेरा ख्याल है कल या परसों उनकी मुलाकात हो जाएगी। अब जब मुलाकात होगी तो देखें ब्रीफिंग किसने देनी है, ब्रीफिंग देनी है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने। अताउल्ला तारड़ साहब अगर को बात करेंगे तो वो साइड के तौर पर करेंगे, लेकिन बाज़ाब्ता ब्रीफिंग उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू जो है वो ब्रीफिंग देंगे मोहसिन नकवी साहब। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब अपनी अकल और दानिश के मुताबिक दोस्तों की मशावरत के साथ ये मशवरा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि हम जैसा सोच रहे हैं ना कि ये हम बाइकआउट कर दें, ये हमारे लिए अच्छा या नहीं अच्छा, हमें ज़रा गौर करना पड़ेगा। हमारे पास आर्गूमेंट क्या है बाइकआउट करने का। गो कि बांग्लादेश हमारा भाई है, इसमें कोई शक शुबा की
लेकिन एकदम कह देना कि जी बांग्लादेश नहीं खेड़ता फिर असी भी नहीं खेड़ दे, ये मेरा ख्याल है कि मुनासिब बातें नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में ये मामला अफाम तफहीम से तय हो जाएगा। लेकिन ये भी याद रहे कि बांग्लादेश जो है वो इस वक्त कोर्ट में जाने से कतरा रहा है। वो कहता है कि जो होना तो हो गया, कोर्ट में मैं नहीं जाऊंगा। जी हमारे साथ प्रोग्राम में क्रिकेट एक्सपर्ट हाफिज इमरान मौजूद हैं, उनकी राय भी शामिल करनी है। इमरान साहब मुझे बताएं, एक जानिब आईसीसी अपना फैसला सुना चुका है, बांग्लादेश को रिप्लेस कर चुका है स्कॉटलैंड से और उसकी कैटेगरी भी वाजे कर दी है, पाकिस्तान ने अभी जवाब नहीं दिया। क्या लगता है पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत मजबूत है, बहुत वाजे है कि अगर बांग्लादेश नहीं तो फिर पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान बायकॉट कर देगा T20 वर्ल्ड कप का? मदाम बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान के लिए रास्ता तो खुला है कि पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन ये इस मौजूदा सूरत हाल में ज़रा मुश्किल होगा कि पाकिस्तान सिर्फ बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती करते हुए वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए और वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दे। और अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट करता है, अगर करता है, तो फिर दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजरनामा देखेगी वर्ल्ड क्रिकेट का, इस वर्ल्ड कप का भी। पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल है, लेकिन इस फैसले से जो ICC ने किया है उससे एक बात तो साबित हो गई है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान का आम शहरी और भारत का आम शहरी और दुनिया भर में क्रिकेट को देखने वाले लोग जो इसको सियासत से पाक देखना चाहते हैं, उन पर एक बार से फिर इस चीज़ की मोहर लग गई है कि ये सियासी फैसले हो रहे हैं ICC में। और ICC इस वक्त खेल की उस अजीम रिवायात को बचाने के बजाय सियासत ज़्यादा हो चुका है और बांग्लादेश को खेल से बाहर, इस वर्ल्ड कप से बाहर उसके तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से नहीं किया गया, वो सियासी तौर पर किया गया। उनको निशाना बनाया गया है ICC की तरफ से कि अगर उन्होंने उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया सिक्योरिटी के हवाले से, तो आप क्यों उनको एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। तो ICC की अपनी साख एक परपा से फिर मजरू हुई है। पाकिस्तान ने करता है या नहीं करता वर्ल्ड कप से बायकॉट, ये एक तरफ है, लेकिन पाकिस्तान ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और जनूबी अफ्रीका, इन तमाम ममालिक को ये बताया कि आपको हर वक्त आपको वर्ल्ड क्रिकेट को अगर आपने बचाना है तो सियासत से आजाद होकर भी कुछ काम करना और फैसले करना पड़ते हैं। तो ICC के इस दोहरे मयार को पाकिस्तान ने बेनकाब किया है। इसका नतीजा कुछ भी निकले। पाकिस्तान ने बेनकाब किया है, लेकिन होगा क्या? ये तो उसी तरह चलता रहेगा जैसे हमेशा से चलता आया है। कुछ भी नहीं होगा ना। जय शाह को उसी तरह बेदखल किया जाएगा ICC से जिस तरह जय शाह ने बांग्लादेश को बेदखल किया? कुछ भी नहीं होगा ना। दुनिया चल रही है ना, लेकिन तारीख तो लिखी जा रही है ना। दुनिया चल रही है, तारीख लिखी जा रही है और तारीख ये लिखेगी, तारीख साबित करेगी कि आज 2026 के शुरू में जो ICC ने फैसला किया बांग्लादेश को निकालने का, वो गलत था। 25 करोड़ लगभग उनके लोग हैं, उनके अरमानों का खून किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, उनको महरूम किया है उनके बुनियादी हक से। ये बांग्लादेश का बुनियादी हक है, वो टेस्ट स्टेटस रखने वाला मुल्क है। आप कैसे उस साइड पर कर सकते हैं? इंटरेस्टिंगली बट साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बट साहब अगर ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को उसके बुनियादी हक से महरूम किया गया, तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी अगर उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो उनका भी एक बुनियादी हक महरूम हो रहा है? आप बेवतन पाकिस्तानी हैं, इसके लिए आपके इस वक्त जज्बात बहुत गर्म है। फरमा आप ठीक रही है कि जी उसने बांग्लादेश को उड़ाया तो जय शाह को भी उड़ जाना चाहिए, लेकिन तस्वीर का जरा दूसरा रुख ठंडे दिमाग से जरा देखें। हाफिज इमरान साहब जो फरमा रहे हैं वो ठीक है, बात असल में ये है कि आप जय शाह एक मुंतखब बॉडी के साथ आया है। मैं उनकी बात से इख्तलाफ नहीं कर रही, मैंने इमरान की किसी भी बात से इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर बांग्लादेश नहीं खेल रहा, उनको उनका हक नहीं मिल रहा, खेल को सियासत ज़्यादा कर दिया गया है, तो क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी खेल का मौका ना दिया गया तो फिर क्या यहाँ पर भी सियासत हो जाएगी? नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर, कौन से पाकिस्तानी प्लेयर को सियासत का? सर स्क्वाड का ऐलान हो गया ना। हाँ। और अगर वो खेलने के लिए नहीं जाते तो क्या यहाँ पर भी सियासत आ जाएगी? पॉसिबल मुनीज़े, ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो डिसोबे कर दे? ये कैसे हो सकता है? अल्लाह माफ करे। जी हाफिज भाई आप बात करें, मैं फिर एक फिक्रा कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये मदाम पाकिस्तान को कोशिश की गई है, पाकिस्तान की हैसियत बेहतर है दुनिया में अल्लाह की रहमत से। पाकिस्तान को उसके बुनियादी हक से महरूम करने की कोशिश माजी में भी की गई है, अब भी की जा रही है, आइंदा भी की जाएगी। ये पाकिस्तान की क्रिकेट में अहमियत है जो वो दीवार से लग नहीं सकता। आपके पास मुल्क ही नहीं है, वो 7-8 तो मुल्क है क्रिकेट खेलने वाले, उसमें से आपने 25 करोड़ के लोगों को निकाल के साइड पर कर दिया है। आप अपनी चीजों को ऑर्डर में करें ना, आप फिक्स क्यों नहीं करते? क्यों ICC फिक्स नहीं करता चीजों को कि आपने क्यों सियासी बुनियाद पर फैसले किए हैं?
आपने ठीक है, सियासी हाफिज बुनियाद पर इमरान फैसले आपका किए, बहुत तो शुक्रिया खड़ा और होगा शहजाद ना। हुसैन भट्ट साहब भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आईसीसी का जो किरदार है वो खुलकर सामने आ गया है। आईसीसी बेनकाब हो गया है अपने सियासत ज़दा फैसले से, जो कि उसने भारत के जो जे शाह हैं, जो कि बीसीसीआई के चेयरमैन भी हैं, आईसीसी की भी सरबराही कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बेदखल किया, तो सियासत तो प्रिवेल कर रही है खेल में और इस तरह हो नहीं सकता, ऐसा कहना है पाकिस्तान के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आज के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।